कहते हैं कि अशोक गहलोत ने और पीएम मोदी ने जाट समुदाय के लिए अब तक क्या किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी लोग इनको वोट दे रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य देश और प्रदेश का। तो अगर किरोड़ी और सचिन हनुमान जी के साथ आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा, कौन क्या सीएम रहेगा? वो कब आएंगे? अगले जन्म में आएंगे शायद। तो मुझे तो लगता नहीं। किरोड़ी लाल जी आए थे, साथ आगे चले गए थे और पायलट भी माने से जाके वापिस आ गए थे, तो कहाँ से मेरे साथ कहाँ से आ जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स और मैं रेणुका चौधरी आप सभी के साथ। और आज हमारे साथ हैं आरएलपी सुप्रीमो, नागौर से सांसद और युवाओं के चहेते हनुमान बेनीवाल। तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर। नमस्ते। तो सर, जैसे कि आप कई दिनों से एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर, आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर धरना दे रहे हो, युवाओं के साथ हो, तो अभी भी सरकार का कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं आया, तो उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, 24 अप्रैल से चालू किया हमने ये आंदोलन, और चूंकि इसके अंदर 500 से ज़्यादा फर्जी थानेदार है और एसओजी जो इसकी जांच कर रही है एसआई भर्ती की, एसओजी, डबल एजी, पीएचक्यू और जो मिनिस्टर की कमेटी बना रही थी, सब कमेटी, उन सब ने भर्ती को रद्द करने की बात की। हाईकोर्ट ने भी फरवरी के अंदर ये कहा था, जब सरकार ने 4 महीने का समय मांगा, हम 4 महीने का समय नहीं देंगे, आपको जल्दी इसका निस्तारण करना है। और 2 मेंबर आरपीएससी के पकड़े गए, 55 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग वो पकड़े गए और 103-4 से ज़्यादा संख्या होगी टोटल जो अभी तक गिरफ्तारियाँ हुई है। उसके बावजूद भर्ती को रद्द नहीं करना, तो इसमें कहीं न कहीं सरकार के अंदर कुछ लोगों का जो दबाव है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ लीडर्स, कुछ मिनिस्टर, इनका कहीं न कहीं कनेक्शन गलत दिशा के अंदर जा रहा है, जिसमें व्हाइट हाउस के कनेक्शन की भी मैंने बात करी थी। कुछ लोग सरकार के ऐसे राज जानते हैं, कुछ लोग जो इसके अंदर ट्रेनी है वो मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स के ऐसे राज जानते हैं। उन्होंने डराया उनको कि भर्ती अगर रद्द की तो हम सरकार की पोल खोल देंगे। तो डरी हुई सरकार ने इस मामले के अंदर जो प्रॉमिस किया था पहले चुनाव से पहले कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द कराएंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन कराएंगे, पेपर लीक की घटनाओं की जांच और रीट लेवल फर्स्ट की भी सीबीआई जांच की मांग हमेशा बीजेपी के लोग सड़कों पर करते थे। आरपीएससी भी लड़ाई लड़ती थी, बीजेपी अलग से मोर्चा खोल के बैठी थी कांग्रेस के खिलाफ। तो पुराने राज का जो भ्रष्टाचार था, अगर इस पे पर्दा क्यों डाल रहे हैं, तो इस बात को लेके हमने आंदोलन की शुरुआत करी। और ये आंदोलन शायद बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन, शहीद स्मारक पर सबसे लंबा आंदोलन है ही है कि एक पार्टी संघर्ष समिति के साथ, झंडे के साथ आंदोलन कर रही है। और उसने बड़ी 1 लाख से ज़्यादा जवानों की रैली जयपुर के अंदर करी, लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखा, एक दिन हमने गिरफ्तारी का भी रखा। और हमेशा मैं खुद व्यक्तिगत रूप से धरना स्थल पर डेली बैठता हूँ, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे। और बच्चे हमेशा इस गर्मी के अंदर, अप्रैल लास्ट से शुरुआत हुआ, मई पूरी चली गई, जून आ गया, तो पूरी गर्मी और इस तपती धूप के अंदर नौजवान इस राजस्थान की सरकार को झुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। और सरकार टच से मस नहीं हो रही। आखिर सरकार के ऐसे कौन से राज हैं जिनको सब इंस्पेक्टर और आरपीएससी के लोग जानते हैं, जिससे सरकार डरी हुई है? ये हम जानना चाहते। भर्ती रद्द करा के हम उठेंगे। अगला हमारा पड़ाव होगा वो दिल्ली की ओर भी हो सकता है, रेलवे ट्रैक की ओर हो सकता है, हाईवे की ओर हो सकता है। बड़ा आंदोलन होगा निश्चित रूप से। जो भी आज तक हमने आंदोलन किया उसमें जीत के ही हम उठे, कभी पीछे नहीं हटे आंदोलन के अंदर। इसमें भी बच्चों को न्याय दिलाएंगे ताकि दोबारा से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। राजस्थान जो बदनाम हो गया, बदनाम स्टेट की श्रेणी में से इस स्टेट को निकाल के नए बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहे, इस दिशा के अंदर हम काम कर रहे हैं। आजकल ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान की सरकार को ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे कि कौन क्या? 100% ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स 2 गुटों में बंटे हुए। चीफ सेक्रेटरी का अलग गुट है और शिखर अग्रवाल जो सीएम के सेक्रेटरी है, इनका अलग गुट है। और यही जो कह देते वही तो भजन लाल जी बयान देते हैं। ये कह देते सही है वो सही है, ये कहते हैं गलत है वो गलत है। कई बार दिल्ली से देश की तान लग जाए तो दिल्ली से टेलीफोन कर। तो सरकार कई जगहों से चल रही है। संघ कार्यालय अलग से यहाँ इंटरफेरेंस कर रहा है, कभी कभार, कहने को तो नहीं करते, प्रेस सेंटर महामंत्री हुआ करते तब नहीं है, लेकिन संघ कार्यालय पे इंटरफेरेंस करता है। दिल्ली से ओम बिरला अलग से करता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष है। दिल्ली के 2-3 अलग अलग पीएमओ और दूसरी जगहों से सरकार और चलती, या ब्यूरोक्रेट्स अलग से चलाते हैं। और भजन लाल जी के पास भी एक ऐसी चौकड़ी है चारों तरफ नए बच्चों की, जिनको पता ही नहीं सीएम कैसे चलना चाहिए। ऐसे लोग भी भजन लाल जी को मिसगाइड करके और इस राजस्थान को गलत दिशा की ओर ले, राजस्थान बर्बादी की ओर जा रहा है। इस हिसाब से राजस्थान चलेगा नहीं। राजस्थान के लोग सड़कों पर आ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी अगर भजन लाल जी इसी हिसाब से चलते हैं। आजकल आप बहुत भजन करते रहते हो, सीएम को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, सीएम तो फेल है ना, मैंने बता तो दिया, पूरा फेलियर सिस्टम है इनका।
जो आदमी मोदी को श्रद्धांजलि दे दे, जिंदा प्रधानमंत्री को, जो सत श्री अकाल को सत सत अकाल बोलते, जो अपने मुंह से कहते अकाल ही अकाल पड़े, तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो जुबान कितनी बार फिसलेगी भाई। रोज उनकी जुबान फिसलती है 10 बार, तो उनको कोई सीरियस ही नहीं ले रहा, बच्चे ही सीरियस नहीं ले रहा राजस्थान के। किसी बच्चे को कहते हो कि आप तो भजन लाल जी लगते हो, नाराज हो जाता हो, मुझे भजन लाल क्यों कहा, मैं भजन लाल नहीं बनना चाहता। तो ये आप इससे अंदाज लगा सकते हो वो सीरियस, उनको लेके कोई सीरियस नहीं है। नहीं तो उनकी किसी तरह की पकड़ है, अखबार में ऐड देना और वो चार्टर और हेलीकॉप्टर लेके घूमते रहते, पता नहीं बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्ची सीएम बने ना, तो पर्ची खुली थी। हाँ ये बात है, भजन लाल जी के सीएम बनने के बाद पहले मैं भाग्य पे भरोसा नहीं करता था, अब मैं भाग्य पे भरोसा करने लग गया कि भाग्य भी कुछ होता है, इनके सीएम बनने के बाद भरोसा करने लगा। तो क्या आपको मैडम के पुराने शासनकाल की याद आ रही है? तो मैडम से आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं या फिर कुछ ऐसा? मैडम को तो हमने ही तो डाउन किया, मैडम तो बहुत वो थी राजस्थान में, मैडम का जलवा अलग था। मैडम के खिलाफ अभी भी देखने को मिलता है चल नहीं, मैडम के खिलाफ कोई लड़के और मैडम को अगर हाशिए पे धकेला तो हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने वसुंधरा को बुला दिया लोगों को। वो तो अब लोग जाने, मुझे नहीं लगता। सच तो उनका भी बड़ा क्रैप्ट भ्रष्टाचार का शासन था। गहलोत वसुंधरा ने मिलकर राजस्थान को जिस तरह लूटा 25 साल तक, वो सब जानते हैं। ये पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे माथुर आयोग बने, चाहे गुजरों के गोलियां मारी, चाहे जाट ये पानी को लेकर आंदोलन में सोहेला, गढ़चाणा, रावला, तमाम जो आंदोलन हुए वसुंधरा जी के समय में अशोक गहलोत ने उनमें पर्दा डाला अपने बेटे की राजनीति चमकाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए। उन्होंने भी कितने सुपर सीएम कर दिए राजस्थान को। तो जम के राजस्थान को लूटा गहलोत वसुंधरा ने, और भजन लाल भी उसी में शामिल हो गए। इनके ज्यादातर मंत्री नौसिखी हैं, उनको पता ही नहीं, और इनका जो सिस्टम है वो पूरा सड़ गया। दिल्ली वालों को इस बात का पूरा पता है। निश्चित रूप से दिल्ली कभी भी बड़ा इंटरफेयर कर सकता, राजस्थान के सीएम को कभी भी हटा सकता। और ये कहते हैं कि राजस्थान सरकार ने अभी जनता को और राजनेताओं ने जो है फुटबॉल बना दिया, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं सही है, तो जनता तो फुटबॉल पिछले 25 साल से पहले तो 1980 के बाद जब बीजेपी आई, 20 और 25 आपका 45 साल हो गए, उससे पहले भी जिस तरह दो दल बनते थे, जनता तो फुटबॉल ही बनी हुई है। जनता दो पार्टियों के बीच फुटबॉल है, कभी कांग्रेस किक लगाती है, कभी बीजेपी लगाती है, कभी और जनता को आदत है फुटबॉल। जनता चाहती है फुटबॉल ही बनी रहे, जनता आज़ादी नहीं होना चाहती। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 66 साल बाद हुआ, और अब जनता को खुद को अपना विकल्प चुनना चाहिए। जब जनता के सामने सारी बात है, जब हरियाणा, पंजाब, हमारे पड़ोसी स्टेट दिल्ली, तमाम स्टेट के अंदर नए फ्रंट आ सकते हैं, तीसरी ताकत सत्ता के अंदर आ सकती है, राज बना सकते हैं, तो राजस्थान के लोग इतने कमजोर क्यों हैं? क्यों नहीं अपनी सरकार बनाते? ये राजस्थान के जवानों को मैं ये हमेशा कहता भी हूँ, प्रत्येक वर्ग जब होता है, तकलीफ पाता है जब, तो कहता है कि राज अच्छा नहीं है, सड़क पर टोल भी देगा, थाने में बेइज्जती भी कराएगा, भ्रष्टाचार भी होगा, पेपर लीक भी होंगे, अन्याय अत्याचार भी होगा, और फिर भी जनता भूल जाएगी। एक बार वोट इसको और एक बार इसको। तो गुटों में बंटी हुई बीजेपी और गुटों में बंटी हुई कांग्रेस, ये इनके बीच जनता फुटबॉल बने, बीच में ब्यूरोक्रेट जब ये भी एंट्री कर जाते हैं, तो जनता लुट रही है। बजरी माफिया का जो आतंक था किस तरह हमने खत्म किया, लेकिन जनता ने वोट कहाँ दी? 10 लाख भी आ गई थी, आज 40 लाख वोट तो सीधे ही आनी चाहिए, लेकिन नहीं आए। फिर भी मेरी हिम्मत होगा कमी नहीं, मैं लड़ता रहूंगा आगे स्टेट को बचाने के लिए, जितना मेरे से होगा उतना ही राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई में लड़ूंगा। निश्चित रूप से 28 के मिशन की तैयारियां हमने कर दी है, और 28 के अंदर भी मजबूती से इस राजस्थान को बचाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। दोनों दल हाथ मिला के बैठे हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। कांग्रेस बीजेपी की गोद में बैठी हुई है, और 4 सीटों में जो जमानत जब्त हुई कांग्रेस की, वो कांग्रेस ने बीजेपी के कहने से ही उम्मीदवार उतारो चुनाव के अंदर। नहीं तो हमने जब अलायंस किया था तो 11 जगह बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि कांग्रेस खुद जाके गोदी में बैठ गई ईडी और सीबीआई के डर से कि हमें नहीं पकड़ ले, ये भजन लाल जी के शरण में चले गए। तो ये एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कहते हैं कि अशोक गहलोत ने और पीएम मोदी ने जाट समुदाय के लिए अब तक क्या किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अब तक क्या किया है उन्होंने? ऐसा कौन सा काम जाट? कुछ नहीं किया। आप जाट समुदाय छोड़ो, इन्होंने देश और प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, तो कहाँ से समुदाय के लिए कहाँ से करेंगे? जब देश के नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया, देश के किसानों के लिए नहीं किया, और गहलोत ने स्टेट के अंदर कुछ नहीं किया। एक समुदाय छोड़ो, जाट समाज की बात छोड़ो, इन्होंने किसी भी समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया। ये जो सबसे बड़ी हैरानगी इसी बात की है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी लोग इनको वोट दे रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य देश और प्रदेश का। तो अगर किरोड़ी और सचिन हनुमान जी के साथ आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होगा? कौन क्या सीएम रहेगा? वो कब आएंगे? अगले जन्म में आएंगे शायद, दोबारा जन्म लेंगे जब बता देंगे आपको। मुझे तो लगता नहीं, किरोड़ी लाल जी तो आई थे, साथ आके चले गए थे, और पायलट भी माने से जाके वापिस आ गए थे, तो कहाँ से मेरे साथ कहाँ से आ जाएंगे?
अगर आ जाए तो 125 सीट है, लेकिन आए जब हो ना, ये तो ख्याली पुलाव है, पका तरफ कौन मना कर रहा है, जनता भी सोच रही आ जाए। हाँ, मैं तो साथ हूँ, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी के अंदर आके वापिस चले गए, वो साथ आने का मुझे नहीं लगता वो साथ आए। मैं कह रहा हूँ दूसरे अगर नौजवान सेकंड पंक्ति के भी तैयार होकर अगर आ जाए लड़ने के लिए, अभी से आ जाए, तो भी हम राजस्थान को बदल